हेलो बच्चों। आज का बेटा अपना जो टॉपिक है देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके अंदर अपने क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे और उसके बाद सीबीएसई बोर्ड के लिए है, स्पेशली ये बोर्ड एस्पिरेंट के लिए है ये वाली क्लास। तो सीबीएसई बोर्ड के अपने पीवाईक्यू को कवर करेंगे, साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन और थ्योरी को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये लेसन का नाम है, और टॉपिक का नाम रहेगा बायोट-सैवर्ट लॉ। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको कोई भी किसी तरह का डाउट इस क्लास के बाद पूछना हो तो आप मेरे को इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अपने पास क्या आता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बोर्ड में सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा गया था, और ये कॉमन क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये थ्योरी है इसकी कि बायोट-सैवर्ट लॉ क्या होता है और इसे वेक्टर फॉर्म में हमको लिखना है। तो सबसे पहले बायोट-सैवर्ट लॉ को बताने से पहले मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट थे बेटा, जिनका नाम था ओरेस्टेड। इन्होंने बेटा क्या किया था, ओरेस्टेड ने सबसे पहले, ओरेस्टेड ने बच्चों क्या किया था, इन्होंने इन्वेंशन की थी कि अगर कोई वायर के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, किसी वायर के अंदर बच्चों क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या हो जाता है बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसकी जो लाइंस होती हैं, लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, वो कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में होती हैं। किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या होते हैं, मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं बेटा, कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। देखो इसको उन्होंने प्रूव कैसे किया था, जो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था, ओरेस्टेड ने बच्चों जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने क्या किया था कि एक करंट कैरिंग वायर लिया और इसके चारों तरफ एक यहाँ पे कार्डबोर्ड को लगा दिया, कार्डबोर्ड में से इसको क्रॉस करवा दिया। ठीक है, ये क्या है बच्चों, यहाँ पे कार्डबोर्ड है, और इसके ऊपर उन्होंने आयरन फिलिंग रख दी। ठीक है, आयरन पाउडर रख दिया मीन। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो ये इसमें जब करंट आती है, जब इसमें करंट का फ्लो करवाते हैं वायर के अंदर, करंट का फ्लो करवाने के लिए साथ में इन्होंने सेल और की भी इन्होंने लगाई साथ में, इस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये जो बेटा आयरन फिलिंग होती है, आयरन पाउडर होता है, यानी इसके ऊपर जो उन्होंने रखा हुआ है आयरन फिलिंग्स या आयरन पाउडर या आयरन डस्ट, तो ये धीरे धीरे बेटा क्या होती है, आयरन डस्ट जो होती है ये कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में अरेंज हो जाती है, जिससे ये पता चला कि ये प्रूव हो गया ये बात कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो किस फॉर्म में पाई जाती हैं बेटा, यहाँ पे कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में चारों तरफ वायर के पाई जाती हैं। तो ये बात सबसे पहले इन्वेंशन किसने किया था, ओरेस्टेड ने। तो यहाँ से बेटा पता चला, जो अपने लेसन का जो नाम है, अपने लेसन का जो मीनिंग है बच्चों, अपने लेसन का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले हमारे पास थ्योरी में फर्स्ट कंसेप्ट ये आता है कि लेसन का जो मीनिंग है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मीन करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ओरेस्टेड ने बताया था अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ओरेस्टेड ने सबसे पहले ये वाली बात आपको बताई थी। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि बायोट-सैवर्ट लॉ क्या था। तो अब बेटा ओरेस्टेड के बाद साइंटिस्ट आए बायोट-सैवर्ट। ठीक है, बायोट-सैवर्ट लॉ जो था, उन्होंने क्या बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये जो एक करंट कैरिंग वायर है, एक वायर है बेटा जिसमें करंट आ रही है, तो हम इसके ऊपर एक एलिमेंट लेते हैं छोटा सा, डेल्टा एल वेक्टर। डेल्टा एल वेक्टर एलिमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिया गया है, लेंथ वेक्टर, डेल्टा एल वेक्टर, एलिमेंट वेक्टर जिसको बोलते हैं। इसकी डायरेक्शन बेटा कौन सी होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है। और डेल्टा एल वेक्टर जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट से आर डिस्टेंस के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर एक पॉइंट पी है, जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इसके बारे में सबसे पहले ये बायोट-सैवर्ट ने ये बताया कि ये जो मैग्नीट्यूड होता है डेल्टा बी एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, भी ओरेस्टेड ने तो ये बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड किसने बताया, बायोट-सैवर्ट ने बताया। उन्होंने ये बताया कि ये जो पॉइंट पी पर जो इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण, इसमें करंट आ रही है, तो करंट के कारण यहाँ पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बेटा किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी करंट ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा। और एक बेटा ये एलिमेंट की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, और साथ में ये डिपेंड करता है साइन थीटा के ऊपर। ठीक है, और साथ में ये होता है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो चार बातें थी, ये बायोट-सैवर्ट ने प्रैक्टिकली प्रूव की। उन्होंने बताया कि अगर करंट ज़्यादा होगी तो यहाँ पी पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा, अगर एलिमेंट की लेंथ बेटा ज़्यादा होगी, ज़्यादा लेंथ का एलिमेंट लेंगे तो भी यहाँ पी पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा। और ये थीटा के ऊपर भी बेटा डिपेंड करता है। यहाँ पे थीटा जैसे 30 डिग्री है, 60 डिग्री है या 90 डिग्री है बेटा, तो थीटा 90 डिग्री होगा तब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम होता है। और साइन थीटा अगर 0 डिग्री होगा, अगर ये एलिमेंट 0 डिग्री पर लेंगे, यानी कि अलोंग द एलिमेंट लेंगे पॉइंट को, तो साइन 0 0 होगा, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो इन्होंने थीटा को बेटा चेंज कर करके भी इस लॉ को प्रैक्टिकली इन्होंने प्रूव किया और फिर ये लॉ बनाया। और ये डिस्टेंस के इन्वर्सली, डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा भी, ये इन्होंने आर डिस्टेंस को जब ज़्यादा किया, कम किया, तो इस बेस पे ये लॉ इन्होंने प्रूव किया। अब इसे हम बेटा कंबाइन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं,
कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। क्या बन जाएगा बेटा, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, कंबाइन फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं के, तो ये बन जाएगा के आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और जो के है बेटा, बायोट सैवर्ट ने प्रैक्टिकली इस के की वैल्यू जो बताई, के की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, और जिसका आगे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो के क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। 4 पाई तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है बच्चों ने। एक एप्सिलॉन नॉट होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की परमिटिविटी होती है, म्यू नॉट होती है ये मैग्नेटिक परमिटिविटी। ये क्या होती है ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ के की वैल्यू बेटा पुट कर दें तो हमारे पास एक फाइनल जो फॉर्मूला बन जाएगा, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को बेटा हम बोलते हैं बायोट सैवर्ट लॉ। ठीक है, हाईलाइट कर लो, ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद में रखना है एग्जाम तक। डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा बन गया फॉर्मूला। अब ये एक एलिमेंट के कारण था, ये किसके कारण था बच्चों, एक एलिमेंट के कारण था। तो हम एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को नेक्स्ट न्यू पेज पे फिर से लिख लेते हैं कि डेल्टा बी, एक बार और इसको बोलो बेटा, याद कर लो, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये बेटा हमारा एक फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, अब इसमें ये तो एक एलिमेंट के कारण था ना, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमने एलिमेंट लिया था और एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड था। अगर कोई पूछे कि कंप्लीट वायर के कारण, फॉर कंप्लीट वायर, फॉर कंप्लीट वायर, कंप्लीट वायर के कारण बेटा इनका दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन डेल्टा बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन डेल्टा बी तो बी हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हम एज पर न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व कर लेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये बेटा हो जाएगा कंप्लीट वायर के कारण। अगर कंप्लीट वायर के कारण पूछा हो तो हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इसको सॉल्व कब करेंगे, जब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर न्यूमेरिकल होगा। एक बेटा और यहाँ इंपॉर्टेंट बात है इसकी, वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो नेक्स्ट बात है इसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बेटा कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि इस लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। तो वेक्टर फॉर्म में बेटा जब हम इसको लिखेंगे इस लॉ को, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। यहाँ पे हम आर कैप लगा देंगे और आर कैप की वैल्यू बच्चों किसके इक्वल होती है, आर कैप होता है आर वेक्टर बाई आर के। तो जब हम इसको आगे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो डेल्टा बी किसके इक्वल बन जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल वेक्टर साइन थीटा बेटा यहाँ से हट जाएगा, अभी बता दूंगा क्यों। आर कैप की वैल्यू क्या होगी, आर वेक्टर बाई आर, तो आर वेक्टर बाई आर, और आर स्क्वायर था उसके साथ आर मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म। साइन थीटा देखो बेटा, आप देखो कि मान लो एक आपके पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, टो वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, यानी यहाँ पे साइन थीटा हट जाता है। ठीक है, क्रॉस का मतलब यही होता है आगे एम बी साइन थीटा, तो हमने क्रॉस लगा दिया बेटा यहाँ पे, डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो यहाँ थीटा किसके बीच का एंगल है, यहाँ थीटा होता है एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो वही बात यहाँ पे भी रहेगी, यहाँ पर थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन डेल्टा एल वेक्टर एंड आर वेक्टर। डेल्टा एल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल होता है बेटा थीटा। तो ये था इसकी वेक्टर फॉर्म। तो एग्जाम के अंदर बच्चों को ये याद कर लेना है कि ये तो लॉ होता है बेटा, बायोट सैवर्ट लॉ होता है। ठीक है, अच्छे से एग्जाम तक भूलना नहीं है ये बात। बायोट सैवर्ट लॉ क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड का। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, जो वायर में करंट आती है, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, और इसको अगर पूरी कंप्लीट वायर के लिए निकालना हो तो इसका दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेंगे, वो हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे। और वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये इसकी ध्यान रखिए, साइन थीटा हट जाएगा और डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इसमें आ जाएगा। ठीक है, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, डेल्टा एल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का। देखो ये रही आर वेक्टर की डायरेक्शन और ये रहा डेल्टा एल वेक्टर की डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन में ली जाती है। तो इनके बीच का एंगल क्या होता है, थीटा होता है। ये यहाँ डायग्राम में भी इसको शो किया गया है। ठीक है, तो इसको तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद हमारे पास जो इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है।
ठीक है बेटा, देखो इस क्वेश्चन को, ये सीबीएसई बोर्ड मतलब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और आपको पता है बेटा जी मेंस का और जो नीट का जो एग्जाम है वो एनसीईआरटी बेस होता है। ठीक है, तो ये बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ आपके नेक्स्ट जो नीट और जी मेंस का एग्जाम है उसमें भी ये हेल्पफुल रहेंगे सभी क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को करते हैं अच्छे से। एक्सप्लेन द डिफरेंट केसेज ऑफ बायोट सावर्ट लॉ फॉर ए करंट कैरिंग वायर एंड कोयल। इसके डिफरेंट केसेज को हमें स्टडी करना है। तो देखो बेटा, डेल्टा बी किसके इक्वल था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब तो धीरे धीरे आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा सभी बच्चों को। अब बेटा इसमें केस में आपको पता है क्या बताना है, इसमें केस में आपको ये बताना है, केस फर्स्ट, कि अगर मान लो यहाँ थीटा 0 डिग्री होता तो साइन 0 डिग्री कितना हो जाता, 0, तो डेल्टा बी क्या हो जाता, 0 हो जाता। और सेकंड केस क्या है कि अगर थीटा 90 डिग्री होता तो साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता, 1, यानी कि मैक्सिमम, तो तब डेल्टा बी किसके इक्वल बन जाता, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल बाई आर स्क्वायर। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये इसकी कौन सी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मतलब कहने का ये हुआ कि 0 डिग्री पर ये मिनिमम होता है और 90 डिग्री पर ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री वाली बात को। देखो सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा 0 डिग्री और 90 डिग्री वाली बात को एक वायर के लिए। देखो ये एक वायर है बच्चों, इसके ऊपर हमने ये एलिमेंट लिया डेल्टा एल वेक्टर। ठीक है, डेल्टा एल वेक्टर, और ये आर डिस्टेंस थी जिसके साथ एंगल क्या था, थीटा था, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में डायग्राम को हमने बनाया था। अब बच्चों देखो कि अगर ये थीटा को मैं 90 डिग्री करूं, तो यही बात है ना कि 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, तो देखो 90 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे अगर ये पी पॉइंट है जो, इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, इस पॉइंट का भी नाम बाद में यहाँ पे रख देते हैं, कि इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आऊँ पॉइंट पी को, तो बेटा इसका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, देखो थीटा, थीटा ऐसे इस लाइन को नीचे करो तो वायर के साथ एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो बी वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, 90 की पोजीशन पर, मतलब वायर के परपेंडिकुलर पोजीशन में ये मैक्सिमम होगा। और थीटा बच्चों 0 डिग्री कहाँ होगा, देखो अगर हम इसको ऊपर करेंगे यहाँ पे, तो इस केस के अंदर यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं क्यू, तो यहाँ पे बच्चों थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री, यानी अलोंग द वायर, वायर की एक्सिस के ऊपर क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वायर की एक्सिस के ऊपर 0 डिग्री हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो बी वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस पोजीशन के ऊपर, बी वेक्टर वायर की एक्सिस के ऊपर। मतलब यहाँ से हमें रिजल्ट ये मिला, जो हमारा ये क्वेश्चन था कि इसको आपको बेटा इसको एक्सप्लेन करना है किसके लिए, वायर के लिए और कोइल के लिए। किसके लिए एक्सप्लेन करना है आपको, वायर के लिए और कोइल के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायर के परपेंडिकुलर पोजीशन में बी वेक्टर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और वायर के अलोंग द वायर, वायर के साथ 0 डिग्री की पोजीशन के ऊपर जो बी वेक्टर होता है वो मिनिमम यानी कि 0 होता है। अब कोइल के लिए एक्सप्लेन कीजिए। ये देखो ये हमारे पास बेटा एक कोइल है। अब कोइल के लिए क्या होगा कि अगर हम कोइल के ऊपर एक एलिमेंट लेंगे और इसके सेंटर के ऊपर यहाँ पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कोइल के सेंटर के ऊपर, तो बेटा सेंटर जो है ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि कोइल के लिए, करंट कैरिंग कोइल, इसके अंदर भी करंट आ रही है, तो करंट कैरिंग कोइल के लिए सेंटर पर बच्चों बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जबकि उसकी सरकमफेरेंस के ऊपर, सरकमफेरेंस के ऊपर बी वेक्टर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सरकमफेरेंस बच्चों कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, देखो ये सरकमफेरेंस होगी, तो सरकमफेरेंस तो अलोंग द करंट आ गई ना, और अगर अलोंग द करंट आ गई तो बच्चों थीटा कितना हो गया उसके लिए, 0 डिग्री हो गया, और थीटा 0 हो गया तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी वेक्टर जब 0 हो जाएगा तो सरकमफेरेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0, और सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो पॉइंट होगा पी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर एक पॉइंट लें कोइल की सरकमफेरेंस के ऊपर, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो आपने बच्चों कौन सी दो बातें आपने याद कर ली, आपने ये बात याद कर ली कि वायर की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, वायर की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, वायर के परपेंडिकुलर पोजीशन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। ठीक ऐसे ही कोयल के लिए, करंट कैरिंग कोयल के लिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, और अलोंग द कोयल या सरकमफेरेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था कि करंट कैरिंग वायर और कोयल के लिए केसेज को समझाओ। अब आता है ऑल्सो एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। चलिए अब बच्चों आपको मैं डायरेक्शन समझाता हूँ, डायरेक्शन रूल फॉर बी वेक्टर, ये राइट हैंड रूल होता है। ठीक है, तो इस रूल के बेटा 2 पार्ट्स हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है स्ट्रेट वायर के लिए, फर्स्ट है करंट कैरिंग वायर के लिए। तो वायर के लिए बेटा क्या होता है, जैसे देखो ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, और एक पॉइंट इधर ले लेते हैं P और एक पॉइंट इधर ले लेते हैं Q।
इसकी डिटेल बेटा ये होती है कि वायर को होल्ड करना है आपको कि थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में रहे। ये वायर है, जैसे इसमें करंट ऊपर जा रही है मान लो, तो थंब को क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में करना है, यानी कि यहाँ पे थंब क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और जो फिंगर्स आपकी रहेंगी, ठीक है, सर्कुलर फिंगर्स रहेंगी, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर। जो ये थंब को क्या लिया, करंट की डायरेक्शन में, तो ये सर्कुलर फिंगर्स हैं। फिंगर बेटा ऐसे सर्कल बना रही है ना, देखो ये इस तरह से घूम रही हैं, ठीक है, इसको पकड़ा हुआ है मैंने पेन को, तो मेरी फिंगर्स जो हैं पेन के लिए चारों तरफ घूमी हुई हैं। तो जो फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन को बताती हैं, बी वेक्टर की, और थंब किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, करंट की। ठीक है, अब बेटा ये तो हमने लॉ समझ, अब इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए ये समझो आप कि जो चारों तरफ बेटा घूम रही है ना, ये कंसेंट्रिक रिंग है, और आपको पहले ही स्लाइड में बता दिया कि ऑरेस्टेड ने बताया था कि वायर के चारों तरफ कंसेंट्रिक रिंग बनते हैं, तो रिंग की फॉर्म है। लेकिन इसको डायरेक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें बहुत बच्चे कई मिस्टेक्स करते हैं जिसके अंदर, तो आपको बच्चों क्या करना है, डायरेक्शन को कई तरह से याद में रखना है। ठीक है, फिर हम इसको शॉर्ट कंसाइज भी करेंगे, पहले आप इसको समझो कंसेप्ट को। आप पेपर के ऊपर जब ये वायर को ड्रॉ करोगे तो आपने क्या करना है कि थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, और पाम जो है आपकी वो अगर अंदर की ओर जा रही है, पाम के परपेंडिकुलर, पाम अंदर की ओर जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है वो क्या है, अंदर की ओर है, जिसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आओ इस तरफ, अगर आप इस साइड में आओगे तो आपको कंडीशन ये है बेटा कि थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, और पाम इधर रखी, अब पाम इस साइड में करो, तो इस साइड में पाम की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अपवर्ड। तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्रॉस का क्या मतलब होता है। क्रॉस, अगर आपने यहाँ पे क्रॉस बनाया है, इसका मीनिंग है कि डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्या होगी, नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन डाउनवर्ड होगी। ठीक है, और अगर डॉट बनाया है बच्चों, तो डॉट बनाया है तो सेम ही रहेगी, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, लेकिन ये अपवर्ड रहेगी। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि कोई भी एक एरो चलता है ना बच्चों, तो एरो को अगर आगे से देखोगे तो आपको डॉट दिखेगा, यानी ये शार्प दिखेगा, और पीछे से देखोगे तो आपको ये चीज दिखेगी, ये क्रॉस की तरह है। तो डॉट का क्या मतलब है कि एरो आगे आ रहा है, आपके सामने एरो आ रहा है, एरो का मतलब डायरेक्शन इंडिकेटर। ठीक है, क्रॉस का मतलब क्या हुआ, एरो अंदर जा रहा है, तो यहाँ अंदर जा रहा है ना, तो यहाँ क्या होगी, डायरेक्शन डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ क्या होगी, अपवर्ड। चलिए इसको एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। देखो, एक्चुअल में बेटा ओरेस्टर ने बताया था कि वायर के चारों ओर कंसेंट्रिक रिंग होते हैं, और मैक्सवेल ने बताया कि वायर को होल्ड कर लो कि थंब करंट की डायरेक्शन में रहें तो ये रिंग बनेंगे। अब ये जो रिंग है ना बेटा, देखो ये ऐसे बनेगा रिंग, एक्चुअल में ये रिंग ही है। ये क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर, डॉट का मतलब है बाहर, तो ये बाहर आके ऐसे अंदर गया है। देखो इसको पूरा करोगे तो ये रिंग बन जाएगा। ये रिंग कैसे बनेगा, देखो मेरे हाथ की तरफ देखो, थंब है, आगे से पहले इस साइड से ऊपर आएगा, फिर इस साइड से अंदर, फिंगर देखो कैसे जा रही है, यहाँ से तो ऊपर आ रही है और यहाँ घूम के अंदर जा रही हैं, तो यहाँ डॉट का मतलब ऊपर, फिर ये इसके बाद क्या होगा, यहाँ से राइट साइड में, फिर घूम के अंदर, फिर अंदर पीछे से होकर वापस बाहर आ जाएगा। तो ये वायर के चारों तरफ क्या बन गया, अब ये कंसेंट्रिक रिंग्स बन गए हैं। लेकिन आपसे जो पूछी जाती है ना डायरेक्शन, वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर पूछी जाती है, पॉइंट पी के ऊपर। तो यहाँ रिंग किधर गया था बेटा, यहाँ रिंग किधर गया था, अंदर की ओर, और ये किधर आया था, बाहर की ओर। तो ये तो हुई वायर के कारण डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन अभी डायरेक्शन की प्रॉब्लम एक और भी है। कौन सी है बच्चों डायरेक्शन की प्रॉब्लम, किसी कोइल के कारण। अब देखो कोइल के कारण, देखो ये कोइल है, अब कोइल में बेटा दो तरह से करंट आती है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट है एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे कैसे करंट जा रही है, देखो ये क्लॉकवाइज जा रही है। ठीक है, तो एंटी क्लॉक और क्लॉक के अंदर क्या होता है, आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने राइट हैंड को करंट के अलोंग, फिंगर्स को, यहाँ पर केस अपोजिट है, यानी यहाँ पर जो फिंगर्स हैं आपकी, जो फिंगर्स हैं, सर्कुलर फिंगर्स हैं, वो करंट की डायरेक्शन को बताएगी, और थंब किसको बताएगा, बी वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। तो देखो इसके ऊपर सर्कुलर फिंगर करो तो थंब किधर आएगा, अपवर्ड, और इसमें फिंगर घुमाओ सर्कल में तो थंब किधर जाएगा, डाउनवर्ड। इसका मतलब इसमें किधर आ रहा है, अपवर्ड। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब होता है डॉट, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डॉट बनेगा। और क्लॉकवाइज में बेटा देखो, क्लॉकवाइज अपनी फिंगर को घुमाओ तो थंब किधर आ रहा है, अंदर की ओर, आपको आगे से क्लॉकवाइज दिख रही है फिंगर, तो यहाँ पर बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, डाउनवर्ड का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। और अच्छे से समझो इस बात को। ठीक है, अभी अपनी बात बेटा कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, ये डायरेक्शन कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपने बच्चों को मैंने हाथ लगाना सिखाया, लेकिन जब बच्चे ये काम करेंगे तो इसमें मिस्टेक करेंगे। ठीक है, पहले एक बार और समझो बातों को। ठीक है, लास्ट में कंसाइज भी करेंगे इसको। देखो ये बेटा अपवर्ड है ना, तो आप ऐसे भी याद रखो कि ये एंटी क्लॉक है ना, जैसे इसमें करंट, तो एंटी क्लॉक में एन पोल बनता है। ठीक है, नॉर्थ पोल बनता है, देखो ये बनता है नॉर्थ पोल। ठीक है, एरो एरो मैच हो गए ऐसे।
तो एंटी क्लॉक में क्या बनता है, नॉर्थ पोल। और जब क्लॉकवाइज होती है ना करंट, तो क्लॉकवाइज करंट में क्या बनता है, साउथ पोल। ठीक है। और आपने बेटा पढ़ा हुआ है कि किसी मैग्नेट के कारण क्या होता है, मैग्नेट में क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल, तो नॉर्थ से तो लाइंस बाहर आती हैं, मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ से लाइन बाहर आती है और साउथ में लाइन एंटर करती है। ठीक है। तो अब ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ से लाइन बाहर आएंगी, बाहर आएंगी तो अपने आप ही वो क्या हो जाएंगी, अपवर्ड हो जाएंगी, डॉट बनाएंगी। साउथ में क्या होती है, नॉर्थ से तो बेटा बाहर आती हैं। ठीक उसी तरह जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, प्लस चार्ज से तो लाइंस बाहर निकलती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन, और माइनस में एंटर करती हैं। तो जो ये नॉर्थ पोल है ये माइनस चार्ज की तरह समझ लो, और साउथ को नॉर्थ को प्लस की तरह समझ लो और साउथ को माइनस की तरह समझ लो। ठीक है, माइनस में एंटर करती हैं, इनवर्ड होती हैं, और प्लस से आउटवर्ड होती हैं। ये होती है लाइंस की डायरेक्शन। तो बेटा नॉर्थ पोल से तो बाहर ही आएंगी ना, बाहर आएंगी तभी तो इनको डॉट से दिखाया गया, और साउथ पोल बनेगा तो ये अंदर जाएंगी, अंदर जाएंगी तो इनको कैसे दिखाया गया, क्रॉस से। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझाई। अब बच्चों के तो क्या होगा कि ये दोनों बातें मिक्स हो जाएंगी, दो बातें बताई हैं। अब इन दो बातों को याद रखने की अब शॉर्ट की समझो। ठीक है, वी आंसर ट्रिक अब समझो आप, जो बच्चों को याद में रखना है। ठीक है, ये सब तो ठीक है कि आप पढ़ लोगे कि वायर को होल्ड किया करंट की डायरेक्शन में तो चारों तरफ रिंग घूम गए, ठीक है, क्रॉस डॉट हो सकता है बच्चों से अभी मैंने समझाया, लेकिन बच्चे जब करें तो इसको करने लगे तो शायद उल्टा कर लें इस चीज़ को, है ना, गलती कर लें, नेगेटिव मार्किंग करवा लें, लेकिन अब नहीं करेंगे। कौन सी बात समझने के बाद, देखो आपको बच्चों ऐसे याद रखना है इस चीज़ को। देखो कि ये जो मैंने अभी आपको सिखाया था ना एंटी क्लॉक में, ठीक है, कि एंटी क्लॉक ACW, एंटी क्लॉक, ठीक है, और एक क्या होगा, क्लॉक CW। ठीक है, आप बच्चों ऐसे याद रखो, एंटी क्लॉक में A फॉर अपनी ओर, A फॉर अपनी ओर। ठीक है, घर की लैंग्वेज में याद करो, एंटी क्लॉक A फॉर अपनी ओर। ठीक है, अपनी ओर का मतलब बाहर की ओर। ठीक है, तो यहां बच्चों क्या बनेगा, डॉट बनेगा आपको। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा, डॉट बनेगा। अब आप जब बनाओगे तो आपको लॉ से भी बनता हुआ दिखेगा, कैसे कि अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉक रोटेट करो और हाथ ऊपर रख लो, थंब किधर आएगा, हमेशा बाहर की ओर ही आएगा ना बच्चों। ठीक है, अगर आप यहाँ स्क्रू कसा होता वॉल के अंदर, उसको आप घुमाते तो एंटी क्लॉक में स्क्रू भी किधर आएगा। ठीक है, पेन को घुमाओ, एंटी क्लॉक में स्क्रू किधर आएगा, बाहर की ओर। ठीक है, तो इसे आप स्क्रू रूल जो होता है ना, स्क्रू वाला रूल जो होता है, स्क्रू रूल जिसको बोलते हैं, उससे भी आप समझ सकते हो। याद रखने के लिए देखो कोई भी मेथड है, मैंने बच्चों को सिखाया एंटी क्लॉक A फॉर अपनी ओर, तो आप A फॉर अपनी ओर से करो। ठीक है, तो A फॉर अपनी ओर, तो क्लॉकवाइज में अपोजिट हो जाएगा बेटा, डाउनवर्ड हो जाएगा। अब आप लगाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा भी सही। तो कम से कम एक बात तो पक्की होगी कि कोइल के अंदर अगर करंट एंटी क्लॉक है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अपवर्ड। बोलो बच्चों सारे कि एंटी क्लॉक करंट है, एंटी क्लॉक का मतलब A फॉर अपनी ओर मतलब अपवर्ड। ठीक है, आपकी कॉपी ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी तो एंटी क्लॉक बनी होगी, तो एंटी क्लॉक का मतलब क्या होगा, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब नॉर्मल टू द प्लेन, अपवर्ड, ऊपर की ओर, छत की तरफ, आपकी कॉपी में जो बनेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज में क्या होगा, डाउनवर्ड, अंदर की ओर होगा। ये तो आ गया समझ में, है ना, यानी कि ये कोइल वाला काम तो हो गया, अपवर्ड डाउनवर्ड समझ आ गया। और इसमें नॉर्थ पोल बनता है क्योंकि नॉर्थ से ही तो बाहर आती हैं लाइंस और साउथ में अंदर जाती हैं, ये पेज तो हो गया। अब रह गया ये वाली वायर वाली, अब इसकी ट्रिक समझो। ठीक है, वायर की बच्चों क्या ट्रिक है कि वायर के कारण आपको दो साइड दी हुई है, एक तो यहाँ पे P दिया हुआ है राइट साइड में, और एक दिया हुआ है आपको लेफ्ट साइड में। आपको क्या करना है, वायर घुमा हुआ तो नहीं है, लेकिन आपको इसे थोड़ा सा रोटेट, यानी आपको समझना है कि अगर ये इधर घूम जाता, ठीक है, P की तरफ, तो कौन से वाइज घूमता, ध्यान से देखो, ये कौन से वाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो इधर घूमता, मतलब एज्यूम करो वायर तो स्ट्रेट है पर आप समझो कि इसको घुमा देते, तो ये कौन सी वाइज घूमता, क्लॉकवाइज घूमता। क्लॉकवाइज घूमता तो क्या बनता, क्रॉस बनता, क्योंकि क्लॉकवाइज में क्रॉस बनता है। ठीक है, और अगर इसको क्यू की तरफ इस साइड में घुमाते तो एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा करके देख लो, एंटी क्लॉक घूमता तो एंटी क्लॉक में क्या बनता है, डॉट बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब एंटी क्लॉक में डॉट बनता है, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। अब देखो वायर वाली ट्रिक भी बन गई आपकी, पी पे क्रॉस और क्यू पे डॉट बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप वायर को प्रूव कर, अब इसमें वायर में करंट ऊपर जा रही थी, ठीक है, अगर वायर में करंट नीचे जा रही होती तो भी आप बच्चों बता दोगे ये करंट नीचे जा रही है। अब वो कहेगा इधर बताओ पॉइंट P के ऊपर, तो आप क्या करोगे, वायर को इधर घुमा हुआ एज्यूम करोगे, तो वायर अगर इधर घूम जाता तो कौन से वाइज घूमता, देखो ध्यान से कौन से वाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉक वाइज। तो बच्चों ये एंटी क्लॉक घूम रहा है तो एंटी क्लॉक में क्या बनता है, यहाँ पे डॉट बन जाता, और इधर कैसे घूमता, क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज में यहाँ पे क्या बन जाता, क्रॉस बन जाता। तो समझ गए बच्चे इस बात को, ये था बच्चों डायरेक्शन कंसेप्ट, इसका अच्छे से समझ में आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो एक न्यूमेरिकल सीखते हैं, ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है नीट और जी मेंस के लिए भी। देखो any two important points of similarities and difference between Coulomb's law for the electrostatic field and Biot-Savart law for the magnetic field। देखो बेटो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या है। पहले मैं बात करता हूँ कि सिमिलर क्यों है। ठीक है, फर्स्ट मैं जो बात करता हूँ इसमें कि क्यों सिमिलर है। देखो क्योंकि बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, यानी कि ई वेक्टर हो चाहे बी वेक्टर हो, ये किसको ओबे करते हैं, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लो। कैसे बच्चों,
हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो इसका मतलब दोनों ही क्या होते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। सेकंड बात इनमें कौन सी कॉमन होती है कि बोथ दोनों ही ओबे करते हैं सुपरपोजिशन लॉ। सुपरपोजिशन लॉ, सुपरपोजिशन लॉ का ये मतलब होता है, सुपरपोजिशन लॉ का बच्चों ये मतलब होता है कि जो ई नेट वेक्टर होता है वो सबका सम होता है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 EN वेक्टर। ठीक इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी नेट वेक्टर, वो भी क्या होता है, सबका सम होता है। तो अगर बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड हों या बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हों, एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हों, तो उनका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इन सबका वेक्टर सम होता है। ठीक है, तो ये तो थी इसमें सिमिलैरिटीज की बात रही। सेकंड बात ये है कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो कूलम्स लॉ और बायोट-सैवर्ट लॉ के अंदर अब टू डिफरेंस भी बताओ। अब आपको इसमें डिफरेंस बताते हैं। देखो डिफरेंस फर्स्ट तो ये है कि ई वेक्टर जो होता है ये हमेशा अलोंग द आर वेक्टर होता है। ठीक है, लेकिन जो बी वेक्टर होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है या परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर होता है। ऐसे बोलो कि ये परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर हो, यानी जिस प्लेन में आर वेक्टर होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अभी आपने देखा था ना बच्चों, क्या देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, तो जो आर वेक्टर था उसके ये या तो अपवर्ड होगा ऊपर की ओर, यानी या यहाँ क्या होगा अंदर की ओर, यानी आर वेक्टर के ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता ही है कि प्लस के कारण क्या होता है, ठीक है, बाहर की ओर अवे फ्रॉम चार्ज, तो ये आर वेक्टर के अलोंग ही हो गया ना, माइनस के कारण इनवर्ड होगा तो वो भी आर वेक्टर के क्या हो गया, अलोंग ही हो गया। ठीक है, तो ये तो इसमें फर्स्ट डिफरेंस था। सेकंड डिफरेंस क्या था बेटा, सेकंड डिफरेंस ये था कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होता है, स्टैटिक चार्ज होता है। लेकिन जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बच्चों क्या होता है, मूविंग चार्ज होता है। मूविंग चार्ज का मतलब करंट कैरिंग वायर, करंट होती है। तो इसमें बेटा चार्ज मूविंग पोजीशन में होना चाहिए और उसमें चार्ज क्या होना चाहिए, स्टैटिक पोजीशन में होना चाहिए। तो ये इसमें सेकंड डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसमें दो इसमें सिमिलैरिटीज हो गई, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को दोनों ही ओबे करते हैं। ठीक है, और सुपर पोजिशन को भी ओबे करते हैं, और साथ में डिफरेंस ये हो गया कि एक तो आर वेक्टर के अलोंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। और सेकंड क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स स्टैटिक चार्ज होता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो मूविंग चार्ज होता है। नेक्स्ट बेटा एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखिए, ये भी आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये बोर्ड में 25 के अंदर अभी इसी साल ही ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। देखो ध्यान से, इसमें क्या है, आपको 1 सेंटीमीटर स्ट्रेट सेगमेंट दिया गया है, इसमें 1 एम्पियर करंट आ रही है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन के अंदर करंट आ रही है। ठीक है, उसमें बताना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इस पोजीशन के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो बच्चों डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। तो मैंने ये कौन सा फॉर्मूला लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि आंसर भी बच्चों वेक्टर फॉर्म में पूछा गया है। अब आपको यहाँ पे गिवन क्या है, 1 सेंटीमीटर लेंथ है सेगमेंट की और 1 एम्पियर करंट है। तो करंट कितनी गिवन है, 1 एम्पियर, और डेल्टा एल वेक्टर ये कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 × 10⁻⁻² आई कैप, क्योंकि ये करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बताना है बेटा, आर वेक्टर की पोजीशन क्या, 1 1, यानी कि 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप, और के कैप में तो 0 ही है। तो ये बेटा आपको सोल्व करना है, बस अब बहुत इजीली हो जाएगा। देखो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, पहले तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की यहीं पे जाए वैल्यू पुट कर दो। म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसकी वैल्यू बेटा आपको कितनी बताई थी, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू आपको भी बताई थी मैंने 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। करंट कितनी है बच्चों, देखो 1 एम्पियर। ठीक है, डेल्टा एल वेक्टर कितना है, ये देखो डेल्टा एल वेक्टर है, यहाँ पे करंट होगी 1 एम्पियर। ठीक है, और डेल्टा एल वेक्टर ये है 1 × 10⁻⁻² आई कैप। ठीक है, क्रॉस, अब आर वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड यहाँ पे आर क्यूब, तो ये आर कितना हो जाएगा बच्चों, ये एक्स और वाई होते हैं ना, तो आर क्या होता है बताओ, x² प्लस y² का अंडर रूट। ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1² 1 ही होता है, तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा आर की वैल्यू। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्यूब रखना है आपको, तो अंडर रूट 2 का क्यूब यहाँ पे पुट कर दो। नेक्स्ट लाइन आ जाओ, डेल्टा बी कितना आ जाएगा, डेल्टा बी वेक्टर फॉर्म में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा बी बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 10⁻⁻7 और -2 कितने हो गए, -9 हो गए। ये 1 को आई कैप से, आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है 0, आई क्रॉस जे कितना होता है बेटा,
के कैप, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻⁻2 तो इससे मिल गया, और ये यहाँ पे आई कैप बच गया, आई क्रॉस आई 0 और आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के कैप, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा के कैप। डिवाइड बाई यहाँ पे √2 का क्यूब है, तो ये क्या बन जाएगा 2√2 बन जाएगा, तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऊपर इसमें 5 दिया हुआ है ना, तो एक काम करो, इसको ऐसे कर लो 10⁻10 इंटू 10, ठीक है 10⁻9 है ना, तो इसको ऐसे कर लिया 10⁻10 इंटू 10, -9 ही बचे ना, के कैप है ही साथ में, डिवाइड बाई 2√2, ठीक है। कट के कितना आंसर आ रहा है, अब आंसर मैच कर लो, 2 से ये 10 कट गया ना, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 5 इंटू 10⁻10 के कैप, डिवाइड बाई 2 से 10 कट गया तो नीचे कितना बन गया √2, ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा सी, ठीक है के कैप। ये आंसर दोनों सेम है, पर यहाँ के कैप माइनस का है, मतलब डायरेक्शन माइनस, ये डायरेक्शन बेटा प्लस की रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ आई को आई से किया क्रॉस, तो आई क्रॉस आई कितना होता है 0, आई क्रॉस जे कितना होता है के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट तो आता है ना बेटा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप ये सर्कल का यूज कर सकते हैं ना, कि उसके ऊपर आई जे के ऐसे लिख लो, ठीक है, तो आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे ये क्या हो जाएगा प्लस का के कैप, अगर उल्टा चले मान लो, ठीक है, जे क्रॉस आई तो वो क्या हो जाएगा माइनस के कैप, ये वेक्टर लॉ था जो आपको याद है, और एक जैसे होते हैं अगर आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे ये या के क्रॉस की, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है बताओ 0 होती है, क्योंकि एक जैसों का क्रॉस कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों को आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, ये 25 में आया था और सेम ऐसा ही क्वेश्चन 24 में भी आया था, देखो सेम क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर सेगमेंट है, 5 एम्पियर करंट है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में करंट, ये किधर जा रही है 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर करंट है, किधर जा रही है बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और ये एक सेगमेंट है, ठीक है, पी क्यू एक वायर है, ओके, एक्स वाई जेड एक्सिस इसमें दिखाई गई है। फिर इसमें पूछा क्या गया है मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है इस पॉइंट के ऊपर, तो देखो डेल्टा बी वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में आंसर पूछा गया है जे कैप के कैप की फॉर्म में, तो μ0/4 आई डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब, तो वेक्टर फॉर्म को हमने इसमें लगा दिया। अब इसमें 1 बाई 1 आप वैल्यूज को पुट करते चलो, μ0/4 कितना होता है 10⁻⁷, करंट कितनी है बच्चों यहाँ पे 5 एम्पियर, ठीक है, करंट कितनी है यहाँ पे 5 एम्पियर है, ओके। अच्छा अब आ जाओ जी डेल्टा एल वेक्टर में, लेंथ, ठीक है, डेल्टा एल वेक्टर 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻2, और कौन सी डायरेक्शन में जा रही है करंट वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन के लिए बच्चों यहाँ क्या लिखोगे आप जे कैप, ठीक है। अब इसको क्रॉस करना है आर वेक्टर 3 मीटर 4 मीटर, मीन ये कितना है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसके साथ इसको क्रॉस करेंगे, डिवाइड बाई आर, अब आर कैसे 3 और 4 है ना बच्चों, तो आर कैसे निकलेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 16 25 आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा बाहर आके 5, तो नीचे क्या आ जाएगा आर क्यूब का मतलब 5 का क्यूब हो गया, ठीक है। क्लियर बच्चों, यहाँ आर यहाँ भी निकाला था ना, यहाँ पे आर की वैल्यू कैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके रूट में, ठीक है, आर की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कितना था 3 और वाई कितना था 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 प्लस 16 25 हो जाएगा, ओके। अब बस इसको आप सोल्व कर दीजिए, इतना सा हमारा काम है। देखो डेल्टा बी वेक्टर ये क्या आ जाएगा 10⁻⁻7 और 10⁻⁻2 10⁻⁻9 इंटू 5, ठीक है। यहाँ बच्चों बच गया 2 जे कैप, तो 2 जे कैप और 3 आई कैप, 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, अब जे क्रॉस आई, तभी मैंने आपको सिखाया जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस के, अगर उल्टा जाएंगे, अगर इसी साइड में जाएंगे तो प्लस के और उल्टा चलें तो माइनस के, ये सर्कल बना लेना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के कैप, ठीक है। देखो जे क्रॉस आई यहाँ 2 है ना, 2 जे कैप -2 तो बाहर ले लिया, 2 जे कैप और 3 आई कैप, ठीक है, 2 और 3 6, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, और जे क्रॉस आई बच्चों क्या होता है माइनस के कैप, फिर जे को जे से करेंगे वो तो 0 आ जाएगा, प्लस 0 उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये 5 कितनी बार आ गया 5 का क्यूब है ना, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब बच्चों इसको कट कर लो, 5 से 5 तो यहाँ पे कट गया, ये 25 बच गया, तो डेल्टा बी वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा साइन इसमें माइनस का आ जाएगा, और 10⁻⁻9 इंटू 6/25 के कैप, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, -10⁻⁻9 इंटू, ठीक है, इंटू में कितना बचेगा बेटा यहाँ पे 6/25 है, तो 25 इंटू 6 कितना आएगा 0.2 और 24, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, और के कैप, तो देख लो ये कौन सा आंसर बन रहा है 0.2 -9 का मतलब नैनो, ठीक है, और ये माइनस के कैप है, तो ये सी आंसर आ जाएगा। देखो 0.24 नैनो टेस्ला, टी टेस्ला में उसकी यूनिट है, इंटू में के कैप, ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आया आपको वेक्टर फॉर्म के अंदर सोल्व करना। ये बेटा जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना, वैसे ये बोर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन ये नीट और जी मेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो
क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है, ये 2 बार पूछा गया है। स्टेट बायोट सेवर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट। बायोट सेवर्ट लॉ तो हमने एक्सप्लेन कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, ये इसलिए कराया। इसका बी पार्ट देखो, यूज दिस लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए या रेडियस आर समझ लीजिए, है ना, कैरिंग करंट आई। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए करंट लूप इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों, तो आपके पास बेटा एक करंट कैरिंग कोइल है ऐसे, ठीक है, ये कोइल है, तो कोइल में करंट जाने के लिए एक रास्ता बना देंगे ऐसे, ये करंट इसमें गई है, ये करंट आई है, घूम के वापस इसमें आ जाती है करंट। क्वेश्चन ये है कि आपको इस कोइल के सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट ले लेंगे डेल्टा एल, ठीक है, और एलिमेंट के कारण सेंटर कितने डिग्री पर होता है बेटा, 90 डिग्री के ऊपर होता है। और डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नोट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बेटा क्या है, इसके अंदर हमें पूरी कोइल के कारण निकालना है, तो हम इसका दोनों साइड में इंटीग्रेशन इसका कर देंगे। इंटीग्रेशन डेल्टा बी तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओके। और म्यू नोट बाई 4 पाई एज इट इज रह गया, आई साइन थीटा, थीटा बेटा यहाँ पे 90 डिग्री का है थीटा, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आर स्क्वायर जो है, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, इसे ए से भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, है ना, तो ए से भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ इसको आर से ही लिखा जैसे नॉर्मल लेटर था। ठीक है, एग्जाम में आर भी आ सकता है, ए भी। अब यहाँ बच गया बेटा डेल्टा एल, और इंटीग्रेशन डेल्टा एल, ये क्या होता है एल, और ये हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि सारे जो एलिमेंट है उनको इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी कोइल बन जाएगी, और पूरी कोइल का बेटा कितना होता है, 2 पाई आर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, डेल्टा एल इंटीग्रेशन डेल्टा एल, तो क्या होगा, पाई से पाई कट गया, 2 से कट के यहाँ पे 2 आ गया, आर से एक पावर कट गई, तो बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नोट आई बाई 2 आर। ये बेटा एक फॉर्मूला हो गया किसी कोइल के सेंटर पर। ठीक है, कोइल के सेंटर पर जो कि मैक्सिमम होता है, हमने बोला था कि 90 डिग्री का केस मैक्सिमम का केस होता है, तो ये बेटा बी का फॉर्मूला आ गया। पर अगर एन टर्न्स हो, ठीक है, कोइल्स में एन टर्न हो, मान लो ये तो एक टर्न की है, एन टर्न होते तो 2 पाई आर बेटा एन बार हो जाता। ठीक है, तो बी का फॉर्मूला क्या बन जाता, एन म्यू नोट आई अपॉन में 2 आर। ये तो आपका हो गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कि आपको फॉर्मूला बनाना है बेटा इसका कोइल का। नेक्स्ट इसमें ये है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हम नेक्स्ट पेज के ऊपर भी बनाते हैं। तो बहुत सिंपल था बेटा, ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को। अब अपने इसको बनाते हैं डायग्राम में लाइंस दिखाना। देखो पहले तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, मैंने पहले मैं आपको क्या करता हूँ कि इस लाइंस को यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। कैसे बच्चों, कि ये हमारे पास जो कोइल है ना, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे देखें यूँ कि इसके अंदर यूँ करंट जा रही है, तो यहाँ से करंट बाहर की तरफ आएगी ना, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक में A4 अपनी ओर, तो यहाँ मैंने एंटी क्लॉकवाइज कंसेंट्रिक रिंग बनाए हैं। यहाँ पे करंट अंदर की ओर जा रही है, ये अंदर जाके ऐसे बाहर आ रही है ना, तो यहाँ पे बेटा जो कंसेंट्रिक रिंग बनेंगे वो कैसे बनेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, और दूसरी बात, ये एंटी क्लॉक है तो यहाँ पे एन पोल बनेगा। लेकिन एक बात सुनो कि आपको जो एंटी क्लॉक दिख रहा है मेरी साइड में ये क्लॉकवाइज होगा, यानी ये आगे से एन दिख रहा है तो बैक साइड में क्या बनेगा, एस पोल बनेगा। और लाइंस बच्चों क्या होती हैं, एस से एंटर करके एन में बाहर आती हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस होगी। और यहाँ पे ये ऐसे कर्वेचर लिए हुए लाइंस होती हैं, अगर ये क्लॉकवाइज हैं तो ये ऐसे क्लॉकवाइज बनाएंगे, और इस तरफ अगर एंटी क्लॉक हैं तो ये एंटी क्लॉक बनाएंगे। आप इसको डायग्राम को बनाने के बाद एक बार इस चीज़ को एज्यूम करो किसी भी मैग्नेट के लिए। आप तो बच्चों ये देखो कि ये आपके पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना बच्चों। तो अब क्या होता है, नॉर्थ से लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से तो बाहर जाती हैं, ठीक है, ऐसे साउथ अंदर साउथ से नॉर्थ जाएंगी, फिर ऐसे कर्वेचर लेके यूं आ जाती हैं, साउथ में अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ये होती हैं मैग्नेटिक लाइंस जिसको अपने ड्रॉ करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये देखो सेम दिख रही होंगी आपको, ठीक है, ऐसे ये हाई कर्वेचर ली हुई हैं, ऐसे देखो ये यहाँ पे ये रिंग बन रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये देखो आपको बिल्कुल एज इट इज ये दिखेंगे, यहाँ पे एक ऐसे क्लॉकवाइज बन रही है। थोड़ा डिफरेंस ये रहेगा कि मैग्नेट में लेंथ ऐसे है, लेकिन इसमें एन और एस क्या है, एक ही जगह पर है। ठीक है, इसमें एन और एस क्योंकि एक कोइल है, बस इसके इधर एन है और इधर एस है। मैग्नेट में लेंथ बड़ी है, बस इतना फर्क है। तो ये बेटा इसकी लाइंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में भी रखना है कि लाइंस इस तरह की होती हैं, थोड़ा आइडिया लेगा कि ये कंसेंट्रिक रिंग होते हैं, तो ये पूरा बनाएंगे तो ऐसे रिंग की फॉर्म में ऐसे बनेंगी ये। ठीक है, तो ये थी मैग्नेटिक लाइंस के ऊपर स्टडी। ठीक है, इसको बच्चों नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर, आपको इसको आगे फॉरवर्ड भी हम इसको करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, हैव ए नाइस डे। इसको अच्छे से नोट्स बना लेना बेटा, इसको जितने क्वेश्चन इसमें हुए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी।